एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जी। दोस्तों, आज हम इस 10 मिनट इंग्लिश सेशन में नेक्स्ट 10 रूल्स की बात करेंगे। आर्टिकल के 10 गोल्डन रूल्स की बात करेंगे। अभी तक हमने 1 से 20 तक रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 21 से 30 रूल को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यूज को भी बनाते चलेंगे। ये आपके किसी भी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। अर्थात आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इससे सीख कर कुछ जाए। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे रूल नंबर 21 है। ये कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक डिफिनिट स्टैंडिंग होती है, उनकी अपनी एक पार्टिकुलर पहचान होती है। और जब कोई चीज पार्टिकुलराइज कर दिया जाता है तो उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द लगाते हैं। क्लियर है? फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कहता है ही सपोर्ट्स डैश कांग्रेस पार्टी। वह कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता है या कांग्रेस पार्टी की समर्थन करता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अर्थात इसके पहले किसका प्रयोग होना चाहिए? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट वन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सी ज्वाइंड ब्लैंक रिपब्लिकन पार्टी। उसने ज्वाइन की। क्या ज्वाइन की? तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। अर्थात रिपब्लिकन पार्टी किसको सिंबलाइज कर रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी को। अर्थात इसके पहले किसका प्रयोग होना चाहिए? डिफिनिट आर्टिकल द का। अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें कहता है बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। नो एरर। मींस देखेंगे सेगमेंट में ये बटा हुआ है हमारा, और इसमें देखना है कि किस सेगमेंट में आपको गलती नजर आ रही है, पार्ट ए, बी, सी या फिर डी। अगर किसी में भी कोई गलती नहीं है तो आपका जो आंसर होगा वो नो एरर वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखें क्वेश्चन को गौर से तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की चर्चा की गई है, और हम अभी जानते हैं, अभी जस्ट इस रूल के थ्रू सीखा है हमने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके नाम के पहले हम क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। अर्थात इस पूरे क्वेश्चन में जो पार्ट है जिसमें गलती है वो है आपका पार्ट ए। अर्थात आपका सही आंसर क्या हो गया? पार्ट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है यूज इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन टू मीन एनी और वन। कहता है जब पूरे, मतलब ऐसे समझ लीजिए कॉमन नाउन हमारा कोई है, तो पूरे कॉमन नाउन का बोध कराने के लिए हम किसी एक का, कोई एक का नाम लेकर के पूरे का बोध कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी चीज के कोई, मतलब जैसे मैंने बोला कि गिव मी अ पेन, तो आप किसी भी पेन को दे सकते हैं मुझे। आई एम नॉट डिमांडिंग यू एनी स्पेसिफिक वन। इट मीन्स कोई भी हो सकता है। जैसे आप 10 बच्चे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, मैंने बोला एक इधर आओ बॉलिंग करो, मैंने 10 में से किसी एक को पर्टिकुलरली नहीं बुलाया, वो उस 10 बच्चे में से कोई भी एक आ सकता है। इस संदर्भ में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। या फिर जब आपको दिखाना हो कि काउंटिंग के नंबर एक ही चाहिए आपको, उस संदर्भ में भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब मैं एक बेसिक चीज में आपको बताता हूं। वन वर्ड है ना, वन मतलब एक, इसी वन का जो है ना वीक फॉर्म है ए और एन, ये याद रखना है आपको। और फिर हमारा जो है दिस, दैट, दीज और दोज, इनका वीक फॉर्म जो है ना या शॉर्ट एंड फॉर्म जो है ना वो होता है द। ये याद रखना है आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई नीड ब्लैंक पेन टू साइन। कहता है मुझे पेन चाहिए, कलम चाहिए सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है, अब देखो आप किसी से पेन मांग रहे हो, मीन्स यू आर नॉट डिमांडिंग द स्पेसिफिक वन। मीन्स आप मांग रहे हो कि कोई कलम दे दीजिए आप मुझे साइन करने के लिए, तो कोई के संदर्भ में हम इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए का प्रयोग होगा, क्योंकि पेन का जो फर्स्ट जो साउंड है ना, हमारा इनिशियल साउंड, वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। अर्थात आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन कहता है ब्रिंग मी ब्लैंक अम्ब्रेला। मुझे एक अम्ब्रेला दीजिए। मुझे क्या दीजिए? मुझे एक अम्ब्रेला दीजिए। अम्ब्रेला मतलब छाता। कोई छाता आपको चाहिए या एक छाता चाहिए? आप जब बाहर जा रहे हो, रेनी सीजन हो सकता है या फिर समर सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी
पड़ रही है, बाहर धूप खिली हुई है, तो आपको क्या चाहिए, छाता चाहिए। तो आप कितना छाता लेके जाओगे, एक आदमी तो एक ही कैरी करेगा। इस संदर्भ में अगर वन के सेंस में भी प्रयोग करें तो इसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। और अम्ब्रेला का फर्स्ट जो साउंड है वो अ है, अर्थात वो वावल साउंड है, और वावल साउंड के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल में क्या लगाते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल एन लगाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डू यू हैव ए इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। कहता है कि क्या आपके पास कोई मजेदार कहानी की किताब है, कहानी वाली किताब है। अब आप गौर से देखेंगे इस पूरे सेगमेंट को एक एक करके, तो डू यू, इसमें कोई सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। हैव देखते हैं, डू के बाद V1 का प्रयोग होता है, ये भी सही है। इंटरेस्टिंग जो आया है वो स्टोरी बुक के लिए आया है, ये भी सही है। लेकिन इंटरेस्टिंग के पहले जो हमने लगाया है ए, ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इंटरेस्टिंग का जो फर्स्ट हमारा इनिशियल साउंड है दैट इज ए वावल साउंड, और वावल साउंड के पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका जो पार्ट बी है इसमें एरर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, नो आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। कहता है किसी भी प्रकार के खेल का अगर नाम हो तो उस खेल के नाम के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी खेल हो। कहता है ही प्लेज डैश टेनिस वेल, वह बहुत अच्छा खेलता है, क्या, टेनिस खेलता है। अब टेनिस एक खेल का नाम है और खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है सी इंजॉयज ब्लैंक फुटबॉल, वह बहुत अच्छा इंजॉय करती है या उसे बहुत पसंद है, क्या चीज, फुटबॉल। इंजॉय करना मतलब आनंद लेना, देख करके, खेल करके, कुछ भी हो सकता है। तो यहां कहा गया है स्पोर्ट का नाम लिया गया है फुटबॉल, और स्पोर्ट के नाम के पहले क्या होता है, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा है, जो कि एरर वाला क्वेश्चन हमारा है, एरर डिटेक्शन का। कहता है ही प्लेज अ क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। अब देखिए, कहता है कि वह खेलता है, एक क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है और हॉकी खेलता है। अभी हमने इस रूल में क्या सीखा था कि किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है किसी भी खेल के नाम के पहले। तो आपने यहां देखा ए, जो कि इरेनियस है, एररफुल है, अर्थात यहां इसे नहीं होना चाहिए, अर्थात पार्ट बी जो है आपका वो करेक्ट वन हो जाएगा, अर्थात पार्ट बी में कोई गलती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 24 कहता है यूज द बिफोर डिकेड्स एंड सेंचुरीज। डिकेड बोलते हैं पीरियड ऑफ 10 ईयर को, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। और सेंचुरी वही हो गया पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। याद रखना, सेंट, सेंट मतलब 100 होता है, इसी से सेंचुरी बना है। याद रखेंगे परसेंट मतलब प्रतिशत, प्रतिशत हर 100 में कितना है, एक एक करके, ये ध्यान रखना है। कुछ रूट वर्ड्स है हमारे, उनको भी आपको सीखते हुए चलना है। कहता है डैश 1980s वर आइकॉनिक फॉर म्यूजिक। कहता है कि 1980s का मतलब कहां क्या हुआ, 80 से लेकर के कितना तक, 1989 तक, ये 80s कहलाता है। मतलब जहां पे भी वर्ड आ रहा है 80, जैसे 80, 81, 82, 83, इस तरह से वर्ड 80s में आ जाएगा। क्लियर है। अब कहता है कि ये म्यूजिक के लिए बहुत ही आइकनिक था, ठीक है ना। अब देखेंगे 1980s, ये क्या है, ये दशक की बात की जा रही है, 10 साल की अवधि है। आप 1980 से लेकर के 1989 तक जाएंगे तो 10 साल आपको मिलेंगे, ये दशक कहलाता है, ठीक है ना। और इसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है डैश 19th सेंचुरी सॉ मेनी इन्वेंशंस। अगर आप देखेंगे साइंस में तो 19th सेंचुरी सबसे ज्यादा इन्वेंशन देखा है इस सेंचुरी ने। तो कहता है 19th सेंचुरी, अर्थात ये क्या हो गया, खास सेंचुरी की बात की जा रही है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डिफिनिट आर्टिकल द आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है 16th सेंचुरी वाज द गोल्डन फेज इन इंग्लिश ड्रामा। अगर इंग्लिश ड्रामा की हम बात करते हैं तो 16th सेंचुरी में आपको एक से एक बढ़कर प्ले राइट्स मिलेंगे, आपको ड्रामेटिस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ऑल्सो बिलोंग टू दिस एरा, ठीक है ना। आप क्रिस्टोफर मार्लोव को ले लें, वो भी इसी सेंचुरी में नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। बहुत सारे जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये सब आपको इसी एज में मिल जाएंगे। क्लियर है। तो 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी क्या है, स्पेसिफिक सेंचुरी की बात हो रही है, अर्थात इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द, अर्थात पार्ट ए में यहां पे आपको गलती नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 सेज
यूज द बिफोर नेम्स ऑफ फैमिलीज और डायनेस्टीज। अगर कोई परिवार की बात कर रहे हो, पूरे परिवार का बोध कराने के लिए, तो उसके पहले द लगाते हैं। या फिर किसी वंश की बात कर रहे हैं, जैसे मुगल वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, ठीक है, चालुक्य वंश हो गया, इस तरह से, तो उनके पहले क्या लगाते हैं हम? डिफिनिट आर्टिकल द। जैसे डैश मौर्याज रूल्ड एंशियंट इंडिया। अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो प्राचीन भारत में मौर्याज जो थे, मौर्य वंश, इनका शासन रहा, ठीक है ना। बड़ी प्रसिद्धि हासिल की इन लोगों ने और इनकी ख्याति पूरे देश विदेश तक थी, ठीक है। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट वन चलते हैं। डैश बच्चन्स आर पॉपुलर एक्टर्स। बच्चन्स मतलब यह सिर्फ अमिताभ बच्चन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि उनके परिवार में जितने भी हैं एक्टर्स, उनकी बात की जा रही है। मतलब पूरे परिवार के लिए ये टाइटल यूज किया गया हो। और याद रखेंगे, जब किसी टाइटल का प्रयोग पूरे परिवार को दर्शाने के लिए किया जा रहा हो, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला दी ठाकुर्स, ठीक है ना, दी अंबानीज, इस तरह से थे दी बच्चन्स, मतलब पूरे परिवार का बोध कराता है। क्लियर है। तो इस स्थिति में उनके पहले हम क्या लगाते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द लगाते हैं। क्लियर, अर्थात सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है अंबानीज ऑन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। अंबानीज मतलब अंबानी के परिवार में जितने लोग हैं ना, अगर देखें तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय है, अपना बिजनेस है। कहता है वो डिफरेंट टाइप्स के क्या ऑन करते हैं? व्यवसाय को ऑन करते हैं, बिजनेस को ऑन करते हैं। यहाँ अंबानीज देखेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए? पूरे परिवार के लिए आया है ये, और जैसे पूरे परिवार के लिए आया है तो इसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, अर्थात पार्टी में यहाँ पे गलती है। क्लियर है। चलिए बिना देर किए हुए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा 26 नंबर है। ये कहता है कि यूज द विथ एडजेक्टिव्स फॉर ए ग्रुप। कहता है कि जब, इसको ऐसे समझिए, जब किसी एडजेक्टिव को आप क्या कर रहे हो? नॉमिनलाइज कर रहे हो। बहुत अच्छा वर्ड है नॉमिनलाइज। नॉमिनलाइज मतलब क्या? कि कोई चीज जो नाउन नहीं है, आप उसे नाउन बना रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉमिनलाइजेशन। कहता है जब किसी एडजेक्टिव का नॉमिनलाइजेशन होता है, इसका मतलब है कि आप पूरे एडजेक्टिव को पूरे समूह के लिए बोध कराते हो, उसे नाउन बनाते हो, तो उसके पहले हम द लगाते हैं। और जब द प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म का प्रयोग एक नाउन की तरह हो तो ये प्लूरल हो जाता है, इससे पूरे कम्युनिटी का बोध होता है। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इस स्थिति में ये प्लूरल हो जाते हैं और वर्ब भी प्लूरल आता है। देखते हैं। ब्रेव डिजर्व रिकॉग्निशन। यहां ब्रेव का मतलब है जितने भी ब्रेव लोग हैं पूरे विश्व में, हर एक की बात हो रही है, पूरे कम्युनिटी का बोध करा रहा है। इस स्थिति में ब्रेव क्या है? हमारा एडजेक्टिव है और ये काम कर रहा है नाउन की तरह, तो इसके पहले क्या होना चाहिए? द होना चाहिए, अर्थात सही हो जाएगा द ब्रेव डिजर्व। अब देखिए डिजर्व हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात ये प्लूरल आ गया। यही रूल कहता है ना कि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन की तरह हो तो वो प्लूरल हो जाता है, इससे पूरे समूचे कम्युनिटी का बोध कराता है। क्लियर है। ये ध्यान रखना, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहता है वी मस्ट हेल्प ब्लैंक पुअर। हमें अवश्य हेल्प करनी चाहिए किनकी? पुअर की। पुअर तो एडजेक्टिव होता है, अगर हम द लगा दिए तो पुअर, द पुअर मींस ऑल पुअर पीपल, सारे जो गरीब लोग हैं उनकी बात होती है, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी शुड ऑलवेज हेल्प ब्लाइंड। हमें अवश्य किनकी हमेशा मदद करनी चाहिए? जो अंधे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अब देखो अंधा मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहां पे अंधे लोगों की बात हो रही है, अर्थात इसके पहले हम क्या लगाएंगे? द। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको हमें नाउन बनाना होगा, और यह अगर सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पे इसे छोड़ दें तो ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आया है। किसके लिए आया है? किसी के लिए नहीं, अर्थात यहां पे क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन या कोई नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन बना रहे हैं हम इसको ना, तो द प्लस एडजेक्टिव कर दीजिए, अर्थात आपका पार्ट सी में यहां पे इस क्वेश्चन में गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 27। द बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। द का प्रयोग हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, अर्थात जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसके पहले हम द लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो स्टैंड अलोन हो जाता है। जब हम बात करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को देखें, ही इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट, अर्थात वह सबसे अच्छा विद्यार्थी है, मतलब जितने विद्यार्थी हैं उनमें वो अलग स्टैंडिंग है,
वो सब में सुप्रीम क्वालिटी को पोजेस करता है, अर्थात वो सबसे भिन्न हो गया, अपने आप में उन लोगों में सबसे डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, अर्थात जैसे ही अलग हो गया तो स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक चीजों के साथ हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अब मैंने पहले ही द लगा दिया, क्यों लगा दिया? क्योंकि मोस्ट जो शब्द यहां प्रयुक्त हुआ है वो क्या आया है, देखेंगे मच और मेनी, ये जो हमारे हैं, ठीक है, मच का प्रयोग हम क्वांटिटी बताने के लिए और मेनी का नंबर बताने के लिए करते हैं। इनका दोनों का कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। चलिए आगे कहता है, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और इसके पहले हमने क्या लगाया, द लगाया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अब कहता है ही इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड। कहता है कि वह जो है ना, जितने भी महान सिंगर्स हैं बॉलीवुड, उन महान सिंगर्स में से वो एक है। मीन्स उसके जैसे और भी हैं, लेकिन उसमें से वो एक है। अब आपको याद होगा एक रूल है हमारा, वन ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं इसके पहले अगर आप एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री का होता है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। तो देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव यहां मौजूद है, और जैसे ही मौजूद है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, डिफिनिट आर्टिकल द होना चाहिए। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स, याद रखना है आपको, ठीक है ये। हाँ, एक स्थिति में यहाँ पे द नहीं लगेगा, जब इसके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए। जैसे मैंने बोला ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई जैसे लग गया तो द नहीं लगेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है, नेक्स्ट रूल क्या है, 28, कहता है नो आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कहता है कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। याद रखेंगे जब उनका जनरल सेंस में प्रयोग हो, हम इनके पहले लगा भी सकते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे आगे। डैश ऑनेस्टी इज एप्रिसिएटेड। ऑनेस्टी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ऑनेस्टी की बात नहीं की जा रही है, ये जनरल सेंस में है, सबके लिए ये लागू होता है, अर्थात इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, नो आर्टिकल। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कहता है डैश ट्रूथ ऑलवेज विंस। ट्रूथ यहां पे सच्चाई है, किसी एक व्यक्ति की सच्चाई की बात नहीं की जा रही है, ये हमारे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है उसकी बात की जा रही है, और उस स्थिति में हम इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ट्रूथ सच्चाई, आप महसूस करते हो इसे। ऑनेस्टी, किसी भी व्यक्ति की ऑनेस्टी की बात करें, आप महसूस करते हो उसके व्यवहार से, वो दिखता नहीं है, ये कॉन्क्रीट नाउन नहीं है हमारा, ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है इनविजिबल। एब्स्ट्रैक्ट मींस इनविजिबल, जो अदृश्य हो, जो दिखता ना हो, जो फील ओनली है, ठीक है। अर्थात यहां भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है द वाटर ऑफ दिस रिवर इज फ्रेश। कहता है कि किस पार्ट में गलती है। अगर आप देखेंगे वाटर की अगर चर्चा अगर हम बात करें, एक हमारा मटेरियल नाउन है एक्चुअली, सॉरी, द वाटर ऑफ दिस रिवर मतलब कहता है इस नदी के जल की बात हो रही है, किसी खास नदी के खास जल की बात हो रही है, तो यहाँ पे द लगेगा, अर्थात ये सही है। ऑफ दिस रिवर, दिस के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सही है। इज फ्रेश जो कि सब्जेक्ट द वाटर के लिए आया, ये भी सही है। फ्रेश सही है, अर्थात हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब यहीं पे मैं बात करता था, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित है। जैसे मैंने बोला दी ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेजवर्दी। कहता है राम की जो ऑनेस्टी है वो प्रशंसनीय है। अब यहां कहेंगे कि सर ऑनेस्टी तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसके पहले द कैसे लगा दिया आपने? इसलिए लगाया क्योंकि ये ऑनेस्टी क्या है, पार्टिकुलराइज कर दिया गया है। इस ऑनेस्टी का संबंध सिर्फ राम से है, राम की ऑनेस्टी से है। इस स्थिति में ये अपने साथ द लेगा। ये ऑनेस्टी शब्द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के तौर पे जनरल सेंस में यूज नहीं किया जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। कहता है यूज द विथ पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन फ्रेजेस। याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के किसी भी अंग की अगर बात कर रहे हैं और उसे हम फ्रेज में दिखा रहे हैं तो उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे इन द हेड, इन द लेग, ऑन द हेड, इस तरह से चीजें अगर हम बोल रहे हैं ना, जब फ्रेज में, फ्रेज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मौजूद होते हैं। क्लियर है? जिनके पास कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं होता है। क्लियर है? कहता है ही हिट हिम ऑन डैश
हिट, ही हिट, ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर फर्स्ट होता तो हिट्स होता, क्योंकि फर्स्ट तो लगता नहीं, इसके साथ V5 होता। चलिए, हिट है, ही हिट हिम ऑन द हेड, उसने उसके सिर पे मारा, ठीक है ना। अब देखो ऑन द हेड ये फ्रेज बना रहा, ऑन द हेड ये फ्रेज बना रहा है। फ्रेजल यूज में क्या करते हैं इसका प्रयोग हम, इसके साथ हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जो कि क्या है, द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पेंटिंग कॉट ब्लैंक आई। अगर यहां पे माई होता, कॉट माई आई, तब तो किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहां पे आपके सामने है नहीं, तो अब आपको क्या लगाना है, ए एन द क्या। अब देखेंगे कॉट ए आई नहीं होगा, एन आई नहीं होगा, द होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉट दी आई का प्रयोग किया गया है एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन के रूप में। इडियमेटिक मतलब क्या, एक इडियम के तौर पे, मींस ये पेंटिंग इतना अट्रैक्टिव है कि हर किसी के नजर को ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये याद रखना है कि ये हमारा एक्सप्रेशन है जो इडियमेटिक है, और इस सेंस में हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही वॉज शॉट इन द लेफ्ट लेग। कहता है कि इसमें कौन से पार्ट में आपको गलती नजर आ रही है, जिसमें भी नजर आ रही है उसको आप ढूंढिए और आंसर मार्क कीजिए एबीसीडी में। ठीक है, कहता है ही वॉज, ये तो हमारा सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। शॉट ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी सही है। इन ये भी सही है। द लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग यहां पे बात की जा रही है लेफ्ट लेग की, अर्थात लेफ्ट लेग क्या है, द लेफ्ट लेग, ये आपका फ्रेज के यूज में आ गया, और जैसे ही आ गया तो ये द आएगा, अर्थात ये भी सही है, अर्थात आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी, नो एरर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का लास्ट रूल हमारा है, कहता है नो आर्टिकल विथ लैंग्वेजेस व्हेन यूज्ड जनरली। जब हम सामान्य तौर पर किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनके पहले हम किसी भी रूप में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही टीचेस ब्लैंक स्पेनिश, वह स्पेनिश पढ़ाते हैं, मतलब स्पेनिश एक लैंग्वेज के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे द अगर लगा दें, ए लगा दें या एन लगा दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल हमारा कहता है कि इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी है इसके लिए उपयुक्त। सेकेंड क्वेश्चन में आपका कहा गया है ब्लैंक फ्रेंच इज टॉट हियर, यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाया जाता है। ये भी आपको पता है कि भाषा है ये, इसके भी पीछे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं द इंग्लिश ऑफ रोहन आर रियली गुड। अब देखेंगे आपका पार्ट ए में गलती है, बी में, सी में, या फिर डी जो है नो एरर है। गौर से देखिए और बनाइए। चलिए मैं बताता हूं, कहता है आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि गलती किस पार्ट में है, द इंग्लिश में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ये जनरल सेंस में नहीं यूज किया गया है, ये किसी खास व्यक्ति के सब्जेक्ट नॉलेज की बात कर रहा है, भाषा के ज्ञान की बात कर रहा है। अब ये पार्टिकुलर हो गया, रोहन के इंग्लिश की बात हो रही है, वो एक इंग्लिश जो कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट है, उसकी बात नहीं की जा रही है, अर्थात इस स्थिति में उसके पहले द लगेगा, और जैसे ही द लगेगा, द प्लस लैंग्वेज आ गया ना, तो वो पर्टिकुलराइज हो गया। और द प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज मींस कोई भी लैंग्वेज का नेम, ये याद रखना है, नेम। तो इस स्थिति में ये प्लूरल हो जाता है, जैसे प्लूरल हो जाता है तो हमने देखा यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आया है। क्लियर है, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थात हमारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, और ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। चलिए ये आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको वास्तव में इस वीडियो को देख करके बहुत बेनिफिट नजर आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। आपका प्यार ही हमें प्रोत्साहित करता है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।